सिंध के तहकीकाती इदारों का फिशरीज के मुलाजिम दिल मुराद की जेआईटी पर दस्तखत करने से गुरेज। यही सूरत हाल उजैर बलोच की जेआईटी में भी नजर आई। जेआईटी में सिंध की चोटी की सियासी शख्सियात पर इल्जामात लगाए गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन आफ्ताब अहमद की जेरे हिरासत हलाकत को 3 रोज गुजर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तशद्दुद की तस्दीक भी कर दी, मगर बात बेबात एतराज उठाने वाली सिंध हुकूमत और कराची ऑपरेशन का क्रेडिट लेने वाली वफाकी हुकूमत, दोनों की खामोशी समझ से बालातर है। अस्करी इदारों ने आफ्ताब अहमद की मौत की तहकीकात का ऐलान तो कर दिया, मगर चौधरी निसार समझते हैं कि सिंध हुकूमत को जुडिशल कमीशन तश्कील देना चाहिए। एबटाबाद में 16 साल लड़की को जला देने का वाकया 21वीं सदी में पत्थर का दौर याद दिला गया। दिल दहलाने देने वाले वाकया थमने का नाम नहीं ले रहे। गैरत के नाम पर अपनी गैरत का कत्ल करने वाले मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। सनाख्वान तकदीस मशरिक कहां है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ती हुई मार्केट को रोकने में नाकाम। और सुप्रीम कोर्ट कराची के गैर कानूनी बिलबोर्ड हटाने का हुक्म दे रही है। दूसरी तरफ बिलबोर्ड्स की खातिर दरख्त काटे जा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, दूसरी तरफ बिलबोर्ड माफिया। हुक्काम को कुछ दिन में काम दिखाना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आपको अहम खबर देते हैं रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार फिशरीज के मुलाजिम दिल मुराद की जेआईटी रिपोर्ट के हवाले से, और उससे पहले उजैर बलोच की जेआईटी में भी इसी किस्म का मसला आने के हवाले से। पहले मसला यह हो रहा था कि लोग गिरफ्तार होते थे और शिकायत यह थी कि सिंध हुकूमत जेआईटी नहीं बनाती, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनाती, जिसकी वजह से मामला डिले होता जाता है। लेकिन अब एक नया मामला पैदा हो गया है। दिल मुराद की जेआईटी रिपोर्ट बना दी गई है। जेआईटी रिपोर्ट पर रेंजर्स समेत हसास इदारों के अफसरान ने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन स्पेशल ब्रांच और सीटीडी के अफसरान ने इस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। और ये दोनों जो इदारे हैं, सीटीडी हो या स्पेशल ब्रांच, ये सिंध हुकूमत के मातहत हैं। हसास इदारे एक जेआईटी पर दस्तखत कर दें, सिंध हुकूमत के मातहत इदारे दस्तखत ना करें, तो सवाल उठता है कि मामला क्या है। इससे पहले उजैर बलोच की जेआईटी जब सामने आई थी तो वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, क्योंकि जो पहले ही कॉम्प्रिहेंसिव जेआईटी थी उसमें उजैर बलोच का के जो जराइम पेशा मामला थे उनका एतराफ भी था, तो साथ साथ उसके ताल्लुकात का मामला भी था। उसमें भी तमाम लोग जेआईटी पर दस्तखत करने को एक साथ तैयार न थे। उस जेआईटी को 2 हिस्सों में तकसीम करने की इतला आई। एक हिस्से पर दस्तखत हुए जो कि मामला था कि उजैर बलोच का क्रिमिनल एलिमेंट उसमें कवर होता था, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था जिसमें इल्जाम लगे थे और उसने एतराफ किया था कि उसके सियासी कनेक्शन क्या क्या है, उसका दूसरे हिस्से पर दस्तखत उस तरीके से नहीं हुए। अब जो जेआईटी सामने आई है उसमें दिल मुराद के मुताबिक सलीम देदक को उजैर बलोच और बाबा लाडला के कहने पर फिशरीज में डायरेक्टर लगाया गया था, और सलीम देदक ने लियारी गैंग वॉर के 150 लड़कों को फिशरीज में भर्ती कराया। दिल मुराद के मुताबिक 2011 में हुकूमत ने सईद खान को ख्वाजा जाफर की जगह सेक्रेटरी लगवाया, और सईद खान ने उजैर बलोच की माली मुआवनत की। दिल मुराद के बयान के मुताबिक सईद खान लोगों से भत्ता जमा करके 10 से 12 लाख रुपए उजैर बलोच को देता था, और इसके अलावा सिंध की कुछ अहम और बड़ी सियासी शख्सियात को भी 1 से 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, और उन शख्सियात के नाम इस जेआईटी में मेंशन किए गए हैं। मगर उस जेआईटी पर जो दस्तखत हैं हसास इदारों ने कर दिए, रेंजर्स की रिप्रेजेंटेशन ने कर दिए, नहीं हो रहे, तो वो इदारे दस्तखत नहीं कर रहे जो सिंध हुकूमत के मातहत आते हैं। ये मामला क्या है, पूछते हैं। तला हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तला, बहुत शुक्रिया। पहले उजैर बलोच की जेआईटी का मामला, अब ये जेआईटी आई है, इसमें क्या ऐसी बात है कि तमाम वो लोग जो जेआईटी में होते हैं, तमाम इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो दस्तखत नहीं कर रहे? शाहजेब, ये एक ऐसा मामला है जो पिछले कई दिनों से एक मुअम्मा बना हुआ है। चाहे उजैर बलूच की जेआईटी हो, चाहे दिल मुराद जेआईटी हो, इसमें जो हसास इदारे हैं, रेंजर्स है और जो वफाकी हसास इदारा है, वो तो दस्तखत कर देते हैं, वो अपने कमेंट भी ज़रूर छोड़ते हैं, अपने कमेंट भी ज़रूर लिखते हैं।
हम जो सिंध पुलिस के या सिंध हुकूमत के अंडर आने वाले इदारे हैं, जिनमें सीटीडी है, जिनमें स्पेशल ब्रांच है, उसके अफसरान दस्तखत करने से गुरेजा हैं और यहाँ पर एक डिवीजन नज़र आती है। आज जो इसमें हम बात करें दिलमुराद की जीआईटी की, तो ये फिशरीज़ का एक मुलाजिम था जिसने और भी कई इंकशाफात किए। कुछ आपने बताए, कुछ मैं बता देता हूँ कि ख्वाजा जाफर के बाद जब उनको लगाया गया सईद खान को, तो उन्होंने भत्ता लिया। उसके बाद 2014 में डॉक्टर निसार मुराई एक बहुत अहम फिगर है, डॉक्टर निसार मुराई को लगाया गया। वो अपनी पूरी तम तराक से आए, उन्होंने सारे डायरेक्टर्स को जो कि उससे पहले काम करे थे वहाँ से निकाल दिया, अपने लोग वहाँ पे भर्ती किया और उसके बाद जो करप्शन, दिलमुराद के मुताबिक जो करप्शन का दौर था वो निसार मुराई के दौर में सबसे ज़्यादा था और वहाँ पर निसार मुराई बाकायदगी से उज़ैर बलोच और सिंध की 2 आला शख्सियात को 1 से 1.5 करोड़ रुपए देता था और ये मामलात जून 2015 तक चलते रहे। जून 2015 के बाद वो यहाँ से चला गया। इस दिलमुराद के मुताबिक वो दुबई चला गया। उसके बाद सुल्तान कमर सिद्दीकी ने टेक ओवर किया फिशरीज और फिर सुल्तान कमर सिद्दीकी को भी जुलाई 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इसने कुछ मजीद इंकशाफात भी किए। लियारी गैंग वॉर तो है, ताहम BLA की फंडिंग के हवाले से भी इसने इंकशाफात किए हैं कि जो बोट्स यहाँ से बलूचिस्तान जाती थी उनसे 13 लाख रुपए माहाना वसूल किया जाता था और फिर उनको जो BLA के लिए काम करने वाले अफराद हैं उनको दिया जाता था। इसके साथ साथ उनकी फंडिंग की जाती थी। इसके अलावा बाबा लाडला का अलग हिस्सा जाता था, उज़ैर बलोच का अलग हिस्सा जाता था, गफ्फार ज़िक्री का अलग हिस्सा जाता था। ताहम इसमें जो JIT थी, इसमें तमाम लोगों ने जो हसास इदारे, वफाकी हसास इदारा है रेंजर से, उसे साइन कर दिए। एक हसास इदारे के अफसर ने अपना नोट भी एक लिखा और फिर उसके जो कन्वीनियर थे SSP सिटी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। ताहम ने CTD के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने दस्तखत इस पे किए, ना स्पेशल ब्रांच के जो वजह क्या है कि दस्तखत नहीं हो रहे? दोनों तरफ से जाहिर है, जब JIT में सब शामिल है तो इस तरफ से भी दबाव होगा कि जब JIT इस नतीजे पर पहुंची है, चाहे उज़ैर बलोच की हो, उसमें सियासी मामला हो या उसका क्रिमिनल मामला, इस पर दस्तखत का इस तरफ से भी दबाव होगा, उस तरफ से भी दबाव। क्या मामला क्या है? दबाव का मामला है या कुछ और मामला है कि दस्तखत सब नहीं कर रहे? देखें, जो मेरी मालूमात हैं और जो ज़राए बताते हैं, जो सोर्सेज हैं वो क्लेम करती हैं कि ये दबाव का मामला है, क्योंकि जहाँ पे उज़ैर बलोच के जराइम के हिस्ट्री पर सब इत्तफाक कर लेते हैं, जहाँ पर उस पर तमाम जो उसके जराइम की तफसीलात हैं उसको मान लिया जाता है, उसको दस्तखत भी कर दिया जाता है, उसको ब्लैक जो शो कर दिया जाता है, उसको ब्लैक खाने में उसको डाल दिया जाता है। ताहम जहाँ पर बात आती है सियासी कनेक्शंस की, वहाँ पर हिचकिचाहट का नज़र आते हैं, वहाँ पर गुरेजा नज़र आते हैं और ज़राए बताते हैं कि प्रेशर में होते हैं। क्योंकि इस पर मैंने जब उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से इतलात आ रही थी तो मैंने रब्ता करने की कोशिश की। IG सिंध AD ख्वाजा साहब से भी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और मैंने बहुत दफ़ा उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनको मैसेजेस भी छोड़े, ताहम उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है इस पर। तो इस पर एक जब AD ख्वाजा जैसे अफसर इस पर कमेंट नहीं करे तो फिर हम किसी दूसरे अफसर से इस पर क्या कमेंट ले सकते हैं? बहुत शुक्रिया तलाशमी। इस हवाले से बता रहे थे कि एक मामला है, पहले JIT ना बनने का मामला था, फिर केसेस आगे बढ़ेंगे कैसे अगर वो इदारे जो कि सिंध हुकूमत के मातहत हैं उनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस है या फिर वो नहीं साइन करेंगे JITs पर जो बन रही हैं, क्योंकि उन JITs में सियासी कनेक्शन का, पॉलिटिकल कनेक्शन का मामला आएगा। उज़ैर बलोच की JIT में जो उसने एतराफात किए, जैसा कि तलाबी बता रहे थे, वो उसके अपने जराइम के हवाले से उस पर दस्तखत हो गए, मगर जो दूसरा मामला था 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ा उसके सियासी कनेक्शन का, उसमें फिर ये इख्तलाफ नजर आया कि सारे ऑफिसर्स और वो इदारे जो कि सिंध हुकूमत के मातहत हैं वो दस्तखत करते नजर नहीं आ रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुत्तहदा के कारकुन आफ्ताब अहमद की ज़ेरे हिरासत हलाकत की तहकीकात की। ना कराची ऑपरेशन के कप्तान ने नोटिस लिया, ना रेंजर्स की ओनरशिप के दावेदार वफाकी वजीर दाखिला ने नोटिस लिया, मगर आज वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया। नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए जब ये सवाल उनके सामने रखा गया, खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, खुद कोई बयान नहीं दिया गया, निसार साहब की तरफ से जब उनके सामने ये सवाल रखा गया कि तहकीकात भी हो रही है, आर्मी चीफ ने भी नोटिस लिया, रेंजर्स भी तहकीकात कर रही हैं, तो क्या जवाब उनकी तरफ से दिया गया? ये जरा अहम बात है। जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे, सिंध हुकूमत पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे थे, बड़ी अहम बात निसार साहब ने, जरा सुनिए। इस पे सूबाई हुकूमत इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है। जो आर्मी चीफ ने भी इंक्वायरी ऑर्डर की है वो उन्होंने रेंजर्स के हवाले से ऑर्डर की है। जो असल इंक्वायरी है वो सूबाई हुकूमत कर सकती है, वो ना वफाकी हुकूमत कर सकती है ना कोई और इदारा कर सकता है, और वो जो मीनिंगफुल इंक्वायरी है वो जुडिशियल इंक्वायरी है। तो इस सिलसिले में बात मैं कर रहा हूँ सूबाई हुकूमत से भी और रेंजर से भी, क्योंकि अगर एक इदारे के खिलाफ इल्जाम है और वही इदारा उस पर इंक्वायरी करेगा वो मीनिंगफुल इंक्वायरी तो नहीं हो सकती। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि एक हाई कोर्ट का कोई जज वगैरह जो है वो इसके ऊपर इंक्वायरी कर देगी, आपका मतलब? मेरा यही मतलब है और मैं इस सिलसिले में दोनों तरफ बात कर रहा हूँ।
जिस इदारे पर इल्जाम है वही तहकीकात कैसे करे। सिंध हुकूमत का काम है कि जुडिशल कमीशन बनाए। तहकीकात का हुक्म दिया गया था, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया था, डीजी रेंजर्स ने तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया था। मगर अब वाकई की तहकीकात के हवाले से ये एक अहम नुक्ता है जो कि चौधरी निसार साहब की तरफ से कहा गया कि रेंजर्स की तहकीकात अपनी जगह, मगर तहकीकात सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और बेहतर होगा कि आफ्ताब अहमद के कत्ल की तहकीकात की जुडिशल इंक्वायरी हो। अहम नुक्ता है, तहकीकात की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। कराची ऑपरेशन की ओनरशिप तो दोनों लेते हैं, मगर अब जब के इल्जाम लगा है तो तहकीकात के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं। चौधरी निसार साहब ने जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी है, मगर सिंध हुकूमत खामोश है। तहकीकात तो दूर की बात है, मजम्मत तक नहीं कर रही। आफ्ताब अहमद की रेंजर्स की हिरासत में मौत मामूली वाकया नहीं, ये वाकया कराची ऑपरेशन को दागदार कर रहा है, कराची ऑपरेशन की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। एमकेएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद पर बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हकीकत बता दी है। तशद्दुद के एक दो नहीं कई निशानात हैं जो आफ्ताब अहमद के जिस्म पर हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब अहमद के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए गए। उसके जिस्म के 35 से 40% हिस्से पर नील के छोटे बड़े निशानात थे। जिना अस्पताल के एमएलओ के मुताबिक आफ्ताब अहमद के बाएं पैर का नाखून भी आधा उखड़ा हुआ था और रिपोर्ट में आफ्ताब अहमद की मौत की वजह नहीं बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, नोटिस भी ले लिया गया, तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया गया, मगर खामोशी है। वजीर आजम नवाज शरीफ खामोश हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब, आज इंटरव्यू में सवाल किया गया तो जरूर उन्होंने कमेंट किया और अहम बात की, लेकिन उससे पहले खामोश रहे। वजीर आला सिंध कायम अली शाह खामोश हैं। देर से ही सही, मगर आज 3 दिन बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्विटर पर आफ्ताब अहमद की जेर हिरासत हलाकत की मजम्मत की। साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान ने तो मजम्मत कर दी, मगर कराची ऑपरेशन के कप्तान अब तक खामोश हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार कराची ऑपरेशन की ओनरशिप लेते रहे हैं, वो भी खामोश हैं। अब तक उनका कोई रद्द अमल इस तरीके से सामने नहीं आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी यही गिला कर रही है कि सियासी बिरादरी ने आफ्ताब अहमद की हलाकत पर ताज़ियत तक नहीं की। बेहिसी है कि हमारी सियासी बिरादरी में से किसी ने भी ना आफ्ताब अहमद के अहले खाना को अब तक फोन किया है, ना अल्ताफ भाई के नुमाइंदे के तौर पर राब्ता कमेटी या मुझे कोई वजीर आजम का फोन मौसूल हुआ हो, कायम अली शाह साहब का कोई फोन मौसूल हुआ हो और हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाए और आफ्ताब अहमद के अहले खाना और हमसे ताज़ियती की जाए। इतनी बेहिसी है। रेंजर्स की हिरासत में हलाकत के मामले पर सिंध हुकूमत की खामोशी मायने खेज इसलिए भी है कि माजी में ऐसा नहीं हुआ। नैब हो या FIA हो या फिर रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी का मामला हो या फिर कोई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के या किसी भी दूसरे इदारे के डॉक्यूमेंट्स का मामला हो, वजीर आला सिंध मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं। बात जब खुद पर आई, जब डॉक्टर आसिम गिरफ्तार हुए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में छापे मारे गए, तो उन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल की। डीजी रेंजर्स वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, तो मुझे बताना चाहिए था। आपका इतना बड़ा आदमी है, ये मामूली आदमी नहीं है कि आप इसको इस तरह से ले लें। खैर वो ले आए कुछ कि ये सबूत हैं और इस लिहाज से हमने पकड़ा है। मैंने कहा ये कोई सबूत एविडेंस नहीं है, ये मुझे दिखा देते आप। ये हमला है सिंध पर, क्योंकि अभी जो नेशनल एक्शन प्लान पे मीटिंग हुई थी तो उसमें भी मैंने ये बात उठाई कि सिंगल आउट किया जा रहा है सिंध को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सिंध पर हमला है वो मैं गलत नहीं कहा। एक तरफ तो हमारे रेंजर्स हैं, अब तो FIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल जो क्राइम्स हैं उनके सिलसिले में उनकी मैंडेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन वो भी आ गए हैं यहाँ। बहुत बातें करते रहे, मगर अब जब एक ऐसा वाकया हो गया है जो कराची ऑपरेशन को मुतासिर कर सकता है और कराची ऑपरेशन की कामयाबी से इनकार नहीं। हम अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मुसलसल कराची ऑपरेशन हो, कराची में अमन आना हो, कराची में हालात की बेहतरी हो, टारगेट किलिंग का कम होना हो, सब की तारीफ भी करते रहे हैं, सराहते भी रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहते रहे हैं। लेकिन इतना अहम वाकया हो, कायम अली शाह साहब खामोश हैं और बयानात ही नहीं देते रहे पहले, बल्कि अमलन रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी के मामले पर सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार करते रहे हैं, कानून साजी करते रहे हैं। वफाक से तनाज़ा मोल लिया था सिंध हुकूमत ने, तनकीद बर्दाश्त की, मगर रेंजर्स के इख्तियारात पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी थी और बारहा ये दावे करती रही थी सिंध हुकूमत और कायम अली शाह साहब के रेंजर्स उनके मातहत हैं, वो जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। और वफाकी वजीर दाखिला भी चौधरी निसार साहब भी रेंजर्स के सारे ऑपरेशन के सारे मामलात की मुकम्मल तौर पर इससे पहले ओनरशिप लेते रहते। क्या कहते रहते जरा सुनिए। ये मुमकिन नहीं है कि वफाकी हुकूमत
इसी तरह रेंजर्स को निशाना बनने दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। वो फेडरल फोर्स है, पाकिस्तान की फोर्स है। कोई गलतफहमी में है कि वफाकी हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है, वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपनी गलतफहमी में, और मैं ये आईनी और कानूनी की बात कर रहा हूं, वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। ये पहले का मौकफ है और अब का जो मौकफ है वो भी आपके सामने है, और जो खामोशी है वफाकी हुकूमत की वो भी सामने है। रेंजर्स की हिरासत में मुत्तहिदा के कारकुन की हलाकत के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाक दोनों ने जो चुप का रोजा रखा, वो कराची ऑपरेशन मुतनाज़ा हो रहा है, मगर ऑपरेशन के कप्तान के होंठ सिले हुए हैं। कायम अली शाह के तर्ज अमल से जाहिर हो रहा है कि वो सिंध के नहीं, पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं। वफाकी वजीर दाखिला चो इंसार भी खामोश नजर आए, और अब से थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब की तरफ से मीडिया से गुफ्तगू की गई है, जिसका हम आपके सामने रखते चलें। उनका कहना है कि आर्मी चीफ के जो अहकामात हैं वो इत्मीनान का बाइस हैं। आफ्ताब अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तशद्दुद की तस्दीक कर दी है। साथ साथ कहते हैं कि हमें उम्मीद है तहकीकात होंगी और अवामिल का पता लगाया जाएगा। लापता 165 कारकुनों के अहले खाना अपने बच्चों से मुताल्लिक हमसे पूछ रहे हैं। 90 रोज के रिमांड पर कारकुनों का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये एक आम डिमांड है कि 90 रोज के रिमांड में कारकुनों का मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए, और एतराफी बयानात में जबर और टॉर्चर के मामला का अक्सर नो जायजा लिया जाए। रिमांड पर लिए गए अफराद को अदालतों में भी पेश किया जाता रहे। जो हम बात कर रहे हैं कि कराची ऑपरेशन पर और उसके मामलात में मुतनाज़ा होने की बात हो रही है, ये जो सवालात उठाए गए हैं, ये जो मुतालबात फारूक सत्तार साहब की तरफ से किए गए हैं, ये जाहिर है उस तरफ ही इशारा करते हैं। वो अपने तमाम कारकुनों के लिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनका चेकअप भी किया जाए, उन्हें अदालत में भी बारहा पेश किया जाता रहे। जो 90 रोजा रिमांड पर हैं उन पर तशद्दुद तो नहीं हो रहा, इसको चेक किया जाता रहे। और सवाल उठ रहा है कि जो ओनरशिप लेते रहे हैं वो अपनी खामोशी तोड़ें और इस मामले पर को सुलझाने की कोशिश करें। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ वाकई का नोटिस दे चुके हैं। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने तहकीकाती कमेटी भी बना दी, मगर ना सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, एक्शन नजर आना चाहिए। इस केस को कराची ऑपरेशन के लिए मिसाल बनना चाहिए, ताकि माजी के दाग भी धुल जाएं और मुस्तकबिल में भी इस तरह के वाकयात का तदारुक हो सके। हम तहकीकात पर इसलिए जोर दे रहे हैं और बार बार नताइज सामने आने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम बारहा कराची ऑपरेशन की हम फिर कह रहे हैं कि कामयाबियों को सराहते रहे हैं, कराची ऑपरेशन की हिमायत करते रहे हैं, मगर इस तरह के वाकयात कराची ऑपरेशन की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी रोकथाम जरूरी है। माजी में इन वाकयात को सिर्फ उस तरीके से इन पर तहकीकात नहीं हुई, इनको सरफे नजर किया जाता रहा। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2 फरवरी को कराची एयरपोर्ट पर भी तशद्दुद का एक वाकया सामने आया और PIA के मुलाजमीन के एहतजाज में गोली चली। 2 अफराद उसका निशाना बने और 2 अफराद ही नहीं मरे बल्कि वो 2 खानदान उजड़ गए और उंगलियां सिंध रेंजर्स की तरफ उठी। तो अगले ही रोज 3 फरवरी को डीजी रेंजर्स ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया। सिंध हुकूमत भी भरपूर एक्शन में दिखाई दी। सिंध हुकूमत ने न सिर्फ DIG की सरबराही में पुलिस की तहकीकाती कमेटी बनाई बल्कि PIA की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को वाकये की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश भी की। इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिस भी कर रही है। अगर उन पर एतमाद नहीं है उनका, तो हम उनसे फिर पूछेंगे कि आप चाहते हैं जुडिशल इंक्वायरी, तो हम एकदम वो फिर चीफ जस्टिस जिसको चाहे उनको अपॉइंट कर दे, तो हम उसमें रुकना नहीं बनेंगे। मगर कुछ दिन बाद ही 12 फरवरी को हमारे ही प्रोग्राम में PIA के मकतूल कारकुन इनायत रजा की अहलिया ने कहा कि उनसे अब तक किसी ने भी राबता नहीं किया। किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया, ना ही हमें पता कि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही होती तो मुझे तो लगता है कि बस अब ये जो है वो हो गया, खत्म हो गया किस्सा, और सब जो है वो कोई आवाज है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। जो हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और ये करें, इस पे आवाज उठाएं और इसके इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो है कातिलों को पकड़ा जाए। और अभी तक तो कोई भी नहीं आया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी नहीं आया, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया। उस वक्त भी राब्ता नहीं किया गया था और 3 माह गुजर गए, अब भी किसी ने राब्ता नहीं किया। हमने फैमिली से पूछा और राब्ता करके कि क्या इस हवाले से तहकीकात की क्या अपडेट है, आपको बताया गया क्या मामला हुआ, इंसाफ मिला या नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब भी 3 माह गुजरने के बावजूद हमसे राब्ता नहीं किया गया। तहकीकात एक कदम भी क्या आगे नहीं बढ़ी। हमने PIA के मकतूल मुलाजिम उनके लवाहिकीन से राब्ता किया तो वो इस हवाले से लाइल्म है और कहते हैं कि हमसे राब्ता नहीं हुआ। तहकीकात में भी कोई पेशरफ नहीं हुई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जिस रकम का वादा किया था वो भी नहीं मिली। हाँ, वजीर आला सिंध की तरफ से जो अनाउंसमेंट थी उसका चेक मिल गया है, उनकी फैमिली ने बताया। शोर शराबा मचा, फिर खामोशी छा गई। वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया गया था। अगर PIA के मुलाजमीन के कत्ल की तहकीकात हो जाती,
तो आफ्ताब अहमद की हलाकत का मामला शायद पेश ना आता। और अगर आज भी इस वाक़े की तहकीकात ना हुई तो ऐसे हादसात होते रहेंगे। कराची ऑपरेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारे बदनाम होते रहेंगे, उंगलियां उठती रहेंगी, तनाज़ा बढ़ता रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि तहकीकात हों, मुकम्मल हों, पब्लिक की जाएं, सामने रखी जाएं आवाम के। और जिस इत्मीनान का फारूक सत्तार साहब इजहार कर रहे हैं उन्हें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और आफ्ताब अहमद के लवाहिकीन को तहकीकात से भी इत्मीनान आए। साथ साथ जो मुतालबा या जो बात आज चौईसार साहब की तरफ से की गई है, सिंध हुकूमत इस हवाले से अपना वर्जन दे कि चौईसार साहब अगर कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत इसकी जुडिशल इंक्वायरी का मामला कर सकती है तो सिंध हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात करेंगे एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की जिससे लगता है कि दुनिया आगे जा रही है लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहने को हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, कहने को तो दुनिया आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम वो तहजीब याफ्ता लोग हैं जो पत्थर के दौर में जी रहे हैं, जहां औरत की तजलील होती है, तड़पती है, रुलती है, हैवानियत की भेंट चढ़ती है, मगर इस मुआशरे में कोई बात नहीं करता, बात करता है तो अमल दरामद नहीं होता। मैं इस मुआशरे की बात कर रहा हूं जिसमें मैं और आप रहते हैं। ऐसे ही एक वाक़े की बात करने जा रहा हूं जो हमारे मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा का शहर एबटाबाद। 28 अप्रैल की रात को 16 साल लड़की अमरीन के घर 5 से 6 लोग आते हैं। उसकी मां के सामने उसे उठाकर ले जाते हैं, उसे बेहोश किया जाता है, गला घोंटकर उसका कत्ल किया जाता है और फिर उसे गाड़ी में डालकर आग लगा दी जाती है। और इस वाक़े पर बात करते हुए सिर्फ मेरे ही क्या, हर उस शख्स के रोंगटे हो गए जिरगे के फैसले पर किया गया। अमरीन का कसूर यह था कि गुज़िश्ता माह 23 अप्रैल को अमरीन की क्लास फेलो साइमा ने घर से फरार होकर पसंद की शादी की और इस वाक़े की खबर अमरीन को थी। उसे पता था कि उसकी दोस्त ये काम करने जा रही है। डीपीओ खुरम रशीद का कहना है कि अमरीन की वालदा और इलाके के लोग सब जानते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी। अंदाजा लगाइए इस मुआशरे का और इस मुआशरे में लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों पर एतमाद होने का या लॉ इन्फोर्समेंट का कि सब जानते थे लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि जिरगे के खिलाफ जबान खोले और उनके पता होते ये सब कुछ अमरीन के साथ हो गया। ये कोई पहला वाकया नहीं, एक ना खत्म होने वाली फहरिस्त है जो मुआशरे का बदनुमा अक्स दिखाती है, बताती है कि हम वो गैरतमंद लोग हैं जो गैरत के नाम पर अपनी गैरत का, अपनी इज्जत का कत्ल कर देते हैं। फरवरी 2014 में कोयटा के इलाके लोरालई में एक मर्द और औरत को गांव वालों ने पत्थर से मार मार कर कत्ल कर दिया क्योंकि वो अपनी शादी का सबूत देने में नाकाम रहे थे। 2012 मार्च को कोहिस्तान के इलाके में 1.5 साल पुरानी एक तकरीब की वीडियो सामने आई जिसमें कुछ खवातीन खुशी के गीत गा रही होती हैं और फिर एक लड़का रक्स करते हुए नजर आता है। मोबाइल से बनी वीडियो एक से दूसरे के पास क्या गई, उनकी मौत का पैगाम लाई। मकामी उलमा ने वीडियो में नजर आने वाली खवातीन और वीडियो के मरकजी किरदार अफजल कोहिस्तानी के 5 भाइयों को कत्ल करने का फैसला सुनाया। अफजल कोहिस्तानी ने दावा किया कि वीडियो में नजर आने वाली खवातीन को कत्ल कर दिया गया है और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अस्पुद नोटिस लेकर केस की समाअत की। उस वक्त के वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मियां इफ्तिखार और समाजी कारकुन फरजाना बारी की क़यादत में अदालत के हुक्म पर 2 रुकनी टीम वहां भेजी गई। फरजाना बारी के मुताबिक वहां उनको जाली लड़कियां दिखाई गई थीं, जबकि अदालत ने इस वीडियो को जाली करार दिया था और कहा था कि जब नए शवाहिद सामने आएंगे तो केस रीओपन किया जाएगा। जब हमारी फरजाना बारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इन लड़कियों को कत्ल कर दिया गया था। फैसले के कुछ अरसे बाद अफजल कोहिस्तानी के घर पर हमला हुआ और उसके 3 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। ऐसे वाकयात आए दिन रकम होते हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हो पाते। कोई लड़की तेजाब से झुलसा दी जाती है, कोई बनी कर दी जाती है, पत्थर बरसाए जाते हैं, कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, औरत का खून बहता है और किसी की गैरत की तस्कीन होती है। शर्मीन उबैद चुनाय ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, फिल्म बनाई, उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला तो तनकीद का निशाना बनाया गया। तनकीद करने वालों से बस इतना कहना है, शर्मीन ने तो आईने का काम किया, जो मुआशरे का असल चेहरा है वही दिखाया। आईने में चेहरा नजर आता है, आईना तोड़ देने से चेहरा खूबसूरत नहीं हो जाता, चेहरा बदसूरत हो तो बदसूरत ही रहता है। शर्मीन ने भी यही काम किया था। हमें चीजें दुरुस्त करनी होंगी, मामला दुरुस्त करने होंगे अगर हम चाहते हैं कि ऐसी फिल्में ना बने और फिर ऑस्कर अवार्ड ना जीत रही हो, ना कि ये कि जो फिल्में बना के मुआशरे का अक्स दिखा रहे हों उन्हें ही हम तनकीद का निशाना बनाएं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबरों पर बात करेंगे।
मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल नजर आती है। अपोजिशन एहतजाज का मुतालबा कर रही है, वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, मगर ये गैर यकीनी की सूरत हाल और आम तौर पर सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जो स्टॉक मार्केट को मुतासर करती है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में नजर नहीं आ रही। बढ़ता जा रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से महज 200 पॉइंट की दूरी पर है। 36,000 पॉइंट्स के आसपास स्टॉक मार्केट पहुंच गई। अगस्त 2015 में 36,156 का लेवल टच किया था। वजह क्या है? क्या जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त अपोजिशन कह रही है या अपोजिशन के बयानात की वजह से नजर आती है, स्टॉक मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, स्टॉक मार्केट को उतना संजीदा नहीं ले रही, उससे क्या जो सियासी निजाम है वो मुस्तहकम नजर आता है? बात करते हैं। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, मार्केट इसको उस तरह क्या गैर यकीनी उन्हें नहीं लगती? उन्हें नहीं लग रहा कि कोई खतरा है, हुकूमत कोई ऐसा मामला है? इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड के ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई? जी, मैं चूँकि पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों का आदी है और इन्वेस्टर्स जो हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं वो भी इन सब चीज़ों के आदी हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक आध दो रोज से ज़रा एक पॉजिटिव वाइब भी आ रही है कि अब जो है गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो इसके लिए तैयार हो गई हैं कि हम TOR पर जो है वो आपस में बैठ के बात करेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको भी लोग पॉजिटिव देखते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस में इतनी मैच्योरिटी होगी कि वो डेमोक्रेसी को जो है वो डीरेल नहीं होने देंगे। सब मगर ऐसा सिनेरियो में जितना इतने पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, कोई ट्रिगर चाहिए होता है मार्केट को। तो क्या क्या ट्रिगर मिला? कोई लोकल खबर ऐसी नहीं नजर आई, कोई इंटरनेशनल क्या ऐसी खबर है जिसने ट्रिगर किया है इतनी जबरदस्त रैली को? मार्केट को जो है कुछ ट्रिगर चाहिए थे, वो ट्रिगर इस तरह मिले कि जो है वो फॉरेनर्स की जो आउटफ्लो चल रहा था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, वो इस हफ्ते में हमने देखा कि उसमें इनफ्लो जो है नेट इनफ्लो रहा है। तो वो एक मार्केट के लिए जो है वो ट्रिगर बना। फिर इसके अलावा जो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट जो है MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन में जो है अब होप है कि वो जल्द इसकी अनाउंसमेंट आएगी और पाकिस्तानी मार्केट जो है वो MSCI इंडेक्स में आ जाएगी। तो आपने देखा कि वो शेयर्स के जो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं उसमें ज़्यादा तेज़ी हुई, इंडेक्स में उनका वेट जो है वो ज़्यादा है। तीसरा ये है कि कुछ जो बजट प्रोपोजल स्टॉक एक्सचेंज ने दिए हैं गवर्नमेंट को, उसमें ख़ास तौर पे जो है उसमें बोनस पर जो है वो टैक्स की एग्जम्पशन की डिमांड की है, जो मैं समझता हूँ कि पिछले सालों में गवर्नमेंट को जो है उससे कोई रेवेन्यू भी नहीं आया, लेकिन बोनस इश्यूज जो है वो बंद हो गए हैं। तो इस उम्मीद पे कि गवर्नमेंट इसको पॉजिटिवली जो है वो इस डिमांड को देखेगी। मगर साहब क्या कुछ सेक्टर्स के कुछ फंडामेंटल्स में भी तब्दीली आई है? हुकूमत क्लेम करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो रही है, मामला बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। क्या कुछ फंडामेंटल्स भी बदले हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के? कुछ फंडामेंटल्स भी बेहतर हुए हैं। टेक्सटाइल जो है चूंकि उनको अब इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस पूरी तरीके से मिल रही है, तो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, उनकी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हुई है और कुछ इंटरनेशनल मार्केट भी जो है बेहतर हुई है। तो वो बहुत ही जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये सेक्टर था उसमें बेहतरी आई है। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, चूँकि अब उनको भी गैस की अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाने की वजह से उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई हैं और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ उनकी सेल्स जो है में कमी थी। लेकिन अब चूंकि खरीफ जो है वो शुरू हो गया है, तो उम्मीद ये है कि वहाँ भी उनकी सेल्स जो है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर पिछले 2 हफ्ते की रैली पर नजर डालें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, इनमें जो एक्टिविटी हुई है ऐसा लगता है इन्होंने फॉलो जरूर किया है, इस रैली को लीड नहीं किया। ऑयल एंड गैस सेक्टर रैली को लीड करता नजर आता है। क्या ये जो $30 से $45 पर ऑयल प्राइसेस वापस आई हैं बॉटम अप करके, उसकी वजह से बेहतरी आ रही है या फिर ओवरसोल्ड बहुत हो गए थे ऑयल एंड गैस सेक्टर में स्टॉक्स, क्योंकि प्रोजेक्शन थी कि पता नहीं ऑयल प्राइसेस शायद $20 से भी नीचे चली जाएंगी, क्योंकि बाकी सेक्टर्स ने फॉलो जरूर किया है, लीड नहीं किया। ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स हैं वो तो कुछ ही टाइम में 50%, 60% बढ़ गए। ये शाहजेब आपने अच्छा पॉइंट याद दिलाया, मैं भूल गया था कि ऑयल भी जो है वो अपने लो से 50% ऊपर हो गया है। आप देखें वो $30 के नीचे चला गया था और जब $30 के नीचे चला गया था तो ऑयल शेयर प्राइसेस जो है वो हमारे एनालिस्ट ये बताते थे कि ये $20 की इक्विवेलेंट के रेट्स हैं। तो अब वो $30 से $45 आने की वजह से न सिर्फ ये है कि उनके नंबर्स में
जो है वो बेहतरी आएगी, बल्कि इसमें जो लीडिंग शेयर्स हैं वो फिर MSCI इंडेक्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रैली आई है मार्केट में, इंटरनेशनल खबरें बेहतर आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, वैसे फंडामेंटल्स वो कह रहे थे कि बेहतर हो रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद अहम खबरें पे बात करेंगे इसके बाद। कानून साज इदारों में आला पोजीशन पर बैठने वाले कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी हैसियत और अपनी ताकत के बल पर अड़े हुए हैं। इस्लामाबाद एफएड कचहरी में थप्पड़ वहां मौजूद गार्ड मोहम्मद रियाज को नहीं मारा गया, ये थप्पड़ निजाम को लगा है, ये धक्का निजाम को दिया गया है। कल तक ये वाकया रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट होने के बाद मामला ये था कि इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया और खुर्शीद शाह साहब बोले। खुर्शीद शाह साहब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी के खिलाफ इस तरीके की तहकीकात या ये मामला कैसे हो सकता है, कैसे रिपोर्ट हो सकता है, कैसे केस रिपोर्ट हो सकता है। अब मामला ये था कि उस वक्त तक अगर खुर्शीद शाह साहब ने वीडियो नहीं देखी थी तो अलग मामला था, उसके बाद वीडियो सामने आई। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी ने थप्पड़ मारने के वाक़े पर मुकदमे को साजिश करार दिया। नैयर बुखारी भूल रहे हैं कि वाक़े की वीडियो बहुत कुछ बता रही है, हर वाक़या साजिश नहीं होता। इस वाक़े को साजिश करार देकर इसमें खुफिया हाथ ना ढूंढा जाए, बल्कि इन हाथों को देखने की कोशिश की जाए जो ड्यूटी अंजाम देने वाले गार्ड पर उठे। कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद शाह साहब अपने साथी सियासतदान की हिमायत में आगे तो आए। कल तक अगर मामला यह था कि उन्होंने वीडियो नहीं देखी थी, उसके बावजूद बोल उठे, उन्हें कोई साजिश दिख रही थी तो अलग बात थी, लेकिन पूरे मीडिया ने वीडियो दिखाई, सबने देखा कि गार्ड ने अगर चेकिंग करने की कोशिश की, बुखारी साहब ने उसे धक्का दिया, उसके बाद बुखारी साहब के साहबजादे ने थप्पड़ रसीद किया और ड्यूटी कर रहा था इस वक्त ये, और उसको थप्पड़ रसीद किया गया। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ये वीडियो देखने के बावजूद बोले हैं, उन्होंने कानून की पासदारी के लिए आगे आने वालों को पीछे करने की कोशिश की है, बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की है, सख्त बात की, पार्लियामेंट में आवाज उठाने का कह रहे हैं। IG के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आईजी से पूछता हूँ, मिस्टर आईजी, तुम ये बताओ, इसी रोड पे जब हमारे गरीब सिपाहियों को मारा जा रहा था, एसपी को मार मार के यहाँ बम्बा बनाया गया, तो उस वक्त तुम्हारा मारल किधर था? उस वक्त तुम लोग किधर थे? इसलिए कि ही बिलोंग टू पीपुल्स पार्टी, आप इसको हुक्मरानों को खुश करना चाहते हैं, और मैं ये बात भी तरदीद करने के लिए तैयार हूँ। इसमें मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं कहा होगा करो, इसमें निसार ने नहीं कहा होगा करो, मैं अभी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। हाँ, आगे चल के अगर कोई और चीज करते हैं तो और बात है, मगर कल तक कोई ऐसी हुकूमत की बात नहीं होगी कि वो करवाए। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादारों वाली बात है। इस पे मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, ये चीज सेनेट में उठेगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, और IG ने जिस तरीके से बातबाजी हुई है, नैयर बुखारी चेयरमैन, एक्स चेयरमैन सेनेट, एक्स प्रेसिडेंट और सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन और सीनियर मोस्ट एडवोकेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद, उसके ऊपर अक्यूज करके FIR उसकी जिम्मेदारी उसके गले में डाली जाएगी। खुर्शीद साहब जरा खुद सोचें कि वीडियो देखने के बाद जो कुछ और जितने ओहदे वो बता रहे हैं बुखारी साहब के, उसके बाद ये बात शर्मनाक है कि उनके खिलाफ FIR काटी गई, या ये बात शर्मनाक है कि इतने सारे ओहदे रखने वाला शख्सियत ये काम करे और उनके साथ ज्यादा, और वो खुद इस तरीके से एक ऑन ड्यूटी गार्ड के साथ ये सारा काम कर रहे हों। इस बात में कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि जमहूरियत के तसलसल में पीपल्स पार्टी का एक किरदार है, मगर खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी का कार्ड अगर एक ऐसे मामले पर इस्तेमाल करेंगे तो जमहूरियत, पीपल्स पार्टी, कानून सबके साथ ज्यादती करेंगे, और उनकी तरफ से ये की भी गई, और पार्लियामेंट में मामला उठाने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, और पीपल्स पार्टी अगर जमहूरियत का तसलसल चाहती है तो इस किस्म के वाकयात जमहूरियत और आइन और कानून के तसलसल के लिए नहीं है। इसमें सियासी जमूत तो आ सकता है, जमहूरियत और सियासत पीछे तो आ सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती, और इसमें ये शेर ही कहा जा सकता है अगर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं खुर्शीद साहब ये सारा मामला करके कि हमारे पांव उल्टे थे, फकत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। प्राइमरी ब्रेक शामिल करते हैं। हीट स्ट्रोक का मामला कराची में रहता है, बिल बोर्ड के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं शहर में, संगीन मामला है, संजीदा मामला है, अदालत ने उठाया, इस पर बात करेंगे इसके बाद। कराची में जहां ट्रैफिक, सीवरेज, पानी के मसाइल हैं, वहां सड़कों पर, पब्लिक मकामात पर जगह जगह इश्तिहारी बोर्ड्स नजर आते हैं। ये इश्तिहारी बोर्ड न सिर्फ शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, बल्कि कराची के माहौल पर इसका बुरा असर पड़ रहा है।
इन बिलबोर्ड्स के लिए कराची में लगे दरख्त भी काटे जा रहे हैं और कराची में हीट स्ट्रोक का खदशा है। दूसरी जानिब ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात आए हैं, अहम हुक्म सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बल्दियाती कानून में पब्लिक मकामात पर इश्तिहारी बोर्ड की इजाजत नहीं, तो कराची के फुटपाथों, चौराहों, पुलों और ग्रीन बेल्ट पर साइन बोर्ड्स किस कानून के तहत नस्ब किए जा रहे हैं, किसने इजाजत दी? शहर इन इश्तिहारी बोर्ड्स का जंगल बना हुआ है और ज्यादा मसला कंटोनमेंट एरियाज में है। आज ये रिमार्क जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिए, जो कराची में गैर कानूनी बिलबोर्ड्स और होर्डिंग से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा था। इस बेंच की सरबराही जस्टिस मियां साकिब निसार कर रहे थे और उसके साथ जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन भी साथ थे। अदालत ने हुक्म दिया कि शहर के पब्लिक मकामात पर नस्ब तमाम गैर कानूनी इश्तिहारी बोर्ड्स 15 दिन के अंदर हटा दिए जाएं और आइंदा पब्लिक मकामात पर इश्तिहारी बोर्ड्स नस्ब करने की इजाजत ना दी जाए। और यहाँ अहम बात यह है कि आज अदालत ने अपने हुक्म में इस बात को वाजे करके बताया कि पब्लिक मकामात क्या होंगे और ये पता होने चाहिए उस माफिया को भी और अवाम को भी और सियासतदानों और हुक्मरानों को भी कि अदालत के हुक्म के मुताबिक पब्लिक मकामात का मतलब है सड़कें, फुटपाथ, सर्विस लेन, अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज और पैदल चलने वाली लेन वगैरह। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अगले 15 दिनों में मुतालिका हुक्काम बगैर इजाजत लगाए गए बिलबोर्ड्स को हटाएं। कोर्ट ने हुक्म दिया कि वो बिलबोर्ड जो कानूनी हैं या लीज पर पब्लिक मकामात पर लगाए गए हैं उन्हें मुतालिका इश्तिहारी एजेंसी को एतमाद में लेकर 30 जून तक हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि 1 माह में इस हवाले से कानून साजी की जाए, जहां कराची में बिलबोर्ड अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। आज ये भी खबरें सामने आई कि कराची के इलाके शारा फैसल पर, एयरपोर्ट के सामने शारा फैसल पर लगे सेंट्रल बेल्ट पर लगे घने दरख्त काट दिए गए हैं। आप ये अपने सामने फुटेज देख रहे हैं कि शहर में पहले ही हीट स्ट्रोक की वार्निंग दी जा चुकी है और गुज़िश्ता साल 1000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में गए। इसके बावजूद दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत ने दरख्तों की कटाई का नोटिस तो लिया, अब सिंध हुकूमत को बिलबोर्ड्स के हवाले से कानून साजी करनी होगी, दरख्तों के मामले को देखना होगा। बहुत कुछ है जो कायम अली शाह साहब को ऐसा करना है कि जिसमें सिर्फ वो नोटिस ना लें बल्कि उसके बाद कार्रवाई भी करें और कभी कभार नोटिस लेने से पहले कुछ प्रीएम्प्टिव एक्शन भी लें कि मीडिया ये फुटेज ना दिखा रहा हो दरख्त कटने की, बल्कि उससे पहले एक्शन ले लिया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।